कक्षा 9th B के बच्चे ध्यान दें। पिछले दिन हम लोग समकालीन विश्व में लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। आज मैं उसके आगे पुनः चर्चा कर रहा हूं। भारत के पड़ोस में भी काफी बड़े बदलाव हुए हैं। 1990 के दशक में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन की जगह लोकतंत्र का आगमन हुआ। नेपाल में राजा ने अपने अनेक अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार को सौंपे और खुद संवैधानिक प्रमुख बने रहे, लेकिन यह बदलाव जो है अस्थायी नहीं था। 1999 ईस्वी में जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन कायम कर लिया। 2005 में नेपाल के नए राजा ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया और पिछले दशक में लोगों को दी गई राजनीतिक आज़ादी को समाप्त कर दिया। लेकिन 2006 में फिर लोकतांत्रिक शक्तियों की विजय हुई। राजा को संसद की बैठक बुलानी पड़ी और संसद ने राजा की शक्तियों को घटाकर उसे नाम मात्र का शासन बना दिया। 2008 में पाकिस्तान फिर से लोकतंत्र बना और नेपाल राजशाही को खत्म करने के बाद एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। ऐसा ही एक देश है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। 1948 ईस्वी में ही औपनिवेशिक शासन से यह आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ और इसने लोकतंत्र को अपनाया। लेकिन 1962 में सैनिक तख्ता पलट से लोकतंत्र का अंत हो गया म्यांमार का। 1990 में लगभग 30 वर्षों बाद पहली बार चुनाव कराए गए। आंग सान सू की की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीते, पर म्यांमार के फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दी। उन्होंने सूची समेत चुने हुए लोकतंत्र समर्थकों नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। नजरबंदी की सजा झेलने के बावजूद सूची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा। तो इसी बातचीत में हम देखेंगे कि किसी एक देश की सीमा में न आने वाले समुद्री क्षेत्र के कार्य व्यापार में संचालित करने वाले कायदे कानून कौन बनाता है? सभी देश को प्रभावित करने वाले पर्यावरण के नुकसान रोकने संबंधी नियम कानून कौन बनाता है? इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक नियम बनाए हैं। राष्ट्र दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक निकाय और सामाजिक समता के मामले में परस्पर सहयोग स्थापित करने में हमेशा सहायता करता है। जब कोई देश दूसरे देश पर गलत ढंग से हमला करता है तब क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र ही एक संस्था है, तो संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जिम्मे विभिन्न देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दास्ता बनाकर गलती करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जब सरकार को पैसों की आवश्यकता होती है तो उन्हें उधार कौन देता है?
तो यह काम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। विश्व बैंक भी सरकारों को ऋण देता है। उधार देने के पहले ये संस्थाएं संबद्ध सरकार से अपना हिसाब किताब दिखाने को कहती हैं और उनकी आर्थिक नीतियों में बदलाव का सुझाव देती है, निर्देश देती है। तो हम लोग देखते हैं कि विश्व स्तर पर अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो कुछ ऐसे काम करती हैं जिन्हें कोई भी विश्व सरकार करती है। लेकिन हमें यह जानने की आवश्यकता भी है कि ये संस्थाएं खुद कितनी लोकतांत्रिक हैं, और इस बात को परखने का सबसे अच्छा पैमाना यह है कि खुद को प्रभावित करने वाले फैसलों में इन संस्थाओं के सदस्य देशों के किस हद तक स्वतंत्र और बराबर की भागीदारी मिलती है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक वोट मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक सदस्य के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए अध्यक्ष की अगुवाई में हर साल चलती है। महासभा का स्वरूप काफी कुछ संसद की तरह ही होता है, जिसमें सभी तरह की वार्तालाप होते हैं। इस हिसाब से संयुक्त राष्ट्र बहुत ही लोकतांत्रिक संगठन होता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेती है। इसके कुल 15 सदस्य होते हैं। इस परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन का नाम आता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर होने वाले खर्च का ज़्यादातर भाग वहन करते हैं। इन जो भी अस्थायी सदस्य हैं इनको वीटो का अधिकार मिला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार और ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। अगर वैश्विक संस्थाएं लोकतांत्रिक नहीं है तो क्या वे कम से कम पहले की तुलना में ज़्यादा लोकतांत्रिक रही है? इस बात के भी कोई बहुत सार्थक संकेत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतांत्रिक चरित्र में कमी आती जा रही है। 20 साल पहले दुनिया के 2 महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ। इन 2 महाशक्तियों और उनके पीछे रहने वाले देशों के समूहों की प्रतिद्वंद्विता और टकराव इन सभी वैश्विक संगठनों का शक्ति संतुलन ज़्यादा बेहतर रहा करता था। आइए देखें कि इराक में क्या हुआ। तो इराक पश्चिमी एशिया का एक देश है। 1932 में यह ब्रिटिश गुलामी से स्वतंत्र हुआ। 3 दशक बाद यहाँ फौज ने अब कई सरकार का तख्ता पलट किया। 1968 में यहाँ अरब सोशलिस्ट वाथ पार्टी का शासन था। वाथ पार्टी के नेता सद्दाम हुसैन ने 1968 के तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसी से यह पार्टी सत्ता में आई। सरकार ने पारंपरिक इस्लामी कानूनों को हटाया और औरतों को अनेक ऐसे अधिकार दिए और अन्य पश्चिमी एशियाई देशों में कहीं नहीं दिए गए। 1979 में राष्ट्रपति बनने के बाद सद्दाम हुसैन ने अपनी तानाशाही चलाई और अपने शासन का विरोध करने वालों को सख्ती से उसका दमन करने लगा। अमेरिका और ब्रिटेन आदि उसके सहयोगी देशों ने आरोप लगाया कि इराक के पास गुप्त परमाणु हथियार हैं और जनसंहार के हथियार हैं और इनसे दुनिया को बहुत नुकसान है, खतरा है। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र ने यह जांचने के लिए अपनी विशेष टीम इराक भेजी तो उस टीम को ऐसे कोई हथियार नहीं मिले।
इराक का उदाहरण कई मूलभूत प्रश्न उठाता है जिन पर हमें सोचने की है। बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, याद रखना। जनमत संग्रह। जनमत संग्रह सभी मतदाताओं के सामने कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने वाला प्रत्यक्ष चुनाव है, या नए संविधान, किसी कानून या सरकार के किसी एक नीति पर कराया जा सकता है। तख्ता पलट किसे कहते हैं? किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से अचानक उखाड़ फेंकने को तख्ता पलट कहते हैं। यह हिंसक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। साम्यवादी शासन किसे कहते हैं? साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाया जाने वाला किसी देश का शासन जिसमें अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाजत नहीं होती। राज्य सारी बड़ी संपत्ति और उद्योगों पर नियंत्रण रखता है। मार्शल लॉ, हम लोग पढ़े कि मार्शल लॉ क्या है? तो सेना द्वारा प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून मार्शल लॉ कहलाता है। वीटो, वीटो क्या है? तो किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला यह अधिकार कि वह किसी कानून को अकेले रोक सकता है। वीटो किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार देता है, उसे लागू कराने का नहीं। वीटो लातिनी भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं मना करता हूँ। उपनिवेश किसी अन्य शासन व्यवस्था के राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाले क्षेत्र को उपनिवेश कहा जाता है। और कुछ प्रश्न हैं। लोकतंत्र सरकार की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो लोकतंत्र की दो विशेषताएं हैं कि यह सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और यह लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनावी प्रतियोगिताएं होती हैं। अभी हम लोग पाकिस्तान के बारे में पढ़े कि जनरल मुशर्रफ 1999 के अधीन पाकिस्तान को लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। तो पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ सैन्य तख्ता पलट द्वारा मुख्य अधिशासी बना था। चुने हुए सदस्यों को कुछ शक्तियां दी जाती है, परंतु अंतिम शक्ति और सैन्य अधिकारियों के पास ही रहती है। चीन के राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो चीन के राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रीय जन संसद के सदस्यों के द्वारा होती है। चीन को एक लोकतांत्रिक देश क्यों नहीं कह सकते? चीन में एक दलीय प्रणाली का सिद्धांत चलता है। जो चीनी साम्यवादी दल के सदस्य हैं केवल वही चुनाव लड़ सकते हैं। चीन में चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार को किसकी अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है? तो चीन में चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से राय लेनी पड़ती है। हम कब कह सकते हैं कि चुनाव निष्पक्ष है? तो चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। उन एशियाई देश का नाम बताइए जहां महिलाओं को मत का अधिकार प्राप्त नहीं हो। तो सऊदी अरब ऐसा देश है जहां महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता।
लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है। चीन में किस काल के दौरान अकाल पड़ा था? तो चीन में 1958-61 के दौरान अकाल पड़ गया था। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दिया था कि लोकतंत्र लोगों द्वारा और लोगों के लिए चुनी गई सरकार होती है। तो बच्चों, आज इस वीडियो को देखकर नागरिक शास्त्र में पहला पाठ समकालीन विश्व में लोकतंत्र के बारे में हम लोग पढ़े। इस पाठ को देखिएगा, पढ़िएगा। इसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं, जिसको मैं बताया उसको कॉपी में नोट कीजिएगा। उसके बाद मैं आगे और प्रश्न लघु और दीर्घ के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।